हिटलर चूँकि बहुत बड़ा ताकतवर था, उसने पूरी दुनिया को तबाह किया। इसी कैटेगरी में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रख रहे हैं? कोई एमपी और कोई एमएलए एक आम आदमी से भी ज़्यादा बदतर हालत में है। आम आदमी तो अपनी ज़बान खोल सकता है, एमपी एमएलए अपनी ज़बान भी नहीं खोल सकता। वरुण गांधी तो खूब जम के बोल रहे हैं। मैं जानता हूं कि कितने लोग ऊब के उफन रहे हैं अंदर से। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं कि खुल के इजहार करें। हाँ, वरुण गांधी बोल रहे हैं। जिस दिन मोदी की नज़र पर चढ़ गए, उस दिन किसी ऐसे टॉपिक पर बोल देंगे जिसमें विप जारी हुआ हो, बोल देंगे, मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार, हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व लोकसभा सांसद पीपल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आदमी साहब मौजूद हैं। आदमी साहब, आज आप पार्लियामेंट गए थे। आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर एक्स एमपीज़ को भी जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। वो कौन सा एरिया है और क्या कारण है? आप कैसा देख रहे हैं इसको? जो इस मुल्क के साथ बलात्कार हो रहा है सेंट्रल विस्टा के नाम पर, उस वजह से पार्लियामेंट हाउस की ज़मीनों को घेर दिया गया है और जगह बहुत कम रह गई है। तो उसका बहाना लेके या और क्या क्या कोई बहाना लेके उन्होंने ऐसा किया है, जो तारीख में पहली बार हुआ है कि एक्स एमपी को पर भी प्रतिबंध हो गया है, जबकि एक्स एमपी दोनों लाबियों तक, अंदरूनी लाबी, इनर और आउटर लाबी दोनों में जाने के लिए हकदार होता है। अब मोदी जी हैं, उनकी मर्जी है। मैं पार्लियामेंट के कर्मचारियों से जब पूछता हूँ कि ये पहले गिरेगी कि जो बन रही है वो पहले गिरेगी, तो सभी कहते हैं कि जो बन रही है वो पहले गिरेगी, ये अभी रहेगी। वो ऐसी बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में भारत से अच्छी राजधानी दुनिया में कहीं नहीं थी। खुद इंग्लैंड की नहीं थी, मैंने देखा है। जिन अंग्रेज़ों ने बनाया है उसको बर्बाद ये किया जा रहा है, और हज़ारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करके बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार, सिर्फ इसलिए कि नाम आ जाए पत्थर पर शिलान्यास और उद्घाटन का। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुरानी पार्लियामेंट अगर उसकी मरम्मत होती रही, सफाई होती रही और इस्तेमाल में रही, तो वो बाद में गिरेगी। जो नई बन रही है वो पहले गिरेगी। आदमी साहब, वो कौन सा एरिया है जहाँ तक अभी एक्स एमपीज़ को जाने की परमिशन है? आप तो कह रहे हैं पत्रकारों के भी जाने पे प्रतिबंध की खबरें आ रही हैं। एमपी लोग बाहर निकल निकल के बाइट दे रहे हैं। पूरे पार्लियामेंट परिसर में जाने की परमिशन नहीं है। पार्लियामेंट की पुरानी चारदीवारी के बाहर सिर्फ रहते हैं लोग। तो ये तो बहुत दुखद बात है कि आप लोग एक्स एमपीज़ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आप लोगों की तो एसोसिएशन भी है। अब वो जो वहाँ खुला रहता, तो पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में एक्स एमपी एसोसिएशन के चेयरमैन लाल साहब से बात होती, लेकिन उनसे भेंट कहाँ हो। अच्छा आदमी साहब, एक बात और, आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। विद इन द बीजेपी, विद इन द आरएसएस बीजेपी, मोदी, अमित शाह, योगी, ये मौर्य, ये सब बड़े कन्फ्लिक्ट हुए हैं, इनके अंदर काफ़ी टकराव है। देखिए, जो हो रहा है उसका लाजमी नतीजा ये है, जो होना है उसको रोका ही नहीं जा सकता। यूपी में एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ योगी के खिलाफ नहीं है, योगी से कई गुना ज़्यादा मोदी के खिलाफ है। और अगर मोदी का एंटी इनकम्बेंसी न हो तो योगी ज़्यादा सीटें ला सकता था, लेकिन दोनों की एंटी इनकम्बेंसी मिलके भाजपा 1/3 सीट अगर जीत गई तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। क्या यूपी में, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी में किस तरह के झगड़े हैं?
देखिए, जमहूरी निज़ाम को डिक्टेटरशिप में बदलने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर है कि यहाँ के अवाम जमहूरी निज़ाम के आदी हो चुके हैं 70 साल में। मैं कांग्रेस का हमेशा विरोधी रहा हूँ, लेकिन जिस वजह से रहा हूँ वो आरएसएस की नीतियों की वजह से रहा हूँ। जमहूरी निज़ाम या मुल्क की तरक्की के बारे में मैंने कभी कांग्रेस पर उंगली नहीं उठाई। तो लेकिन मुल्क का पूरा इक़्तिसादी ढांचा, अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरा बर्बाद हो चुका है। सारे बैंक कंगाल हो चुके हैं। कानून बना रहे हैं कि जो बैंक डूबेगा कम से कम 5 लाख रुपया मिलेगा, बाकी सब डूब जाएगा खाता धारकों का। अब कौन सा XMP है जिसका 5 लाख से कम पेंशन वगैरह का को हो? वो 5 लाख छोड़ के सब डूब जाएगा। ऐसा कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं लोग। पूरी आप तो शुरुआत में आप ही कहते थे और आपकी तरफ से जो खबरें आती थी कि मोदी काफ़ी विजनरी हैं, कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। मैं दुनिया की हिस्ट्री पे नज़र डालता हूँ तो दुनिया में मुझको ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जो बेहतरीन मुकर्रिर हो और मुदब्बिर भी हो। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें मुकर्रिर और मुदब्बिर दोनों एक आदमी था जो भटका हुआ था रास्ते से, जिसको अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं। वो भी सही रास्ते पर नहीं था, वो जमूरा बन गया था नेहरू का। दुनिया में कोई दूसरा आदमी मुझको मिलता ही नहीं। अल्लाह ताला जिसकी ज़बान में ताकत देता है उसके दिमाग की ताकत छीन लेता है। हिटलर अपनी ज़बान का सबसे बड़ा मुकर्रिर था, मुसोलिनी अपनी भाषा का मुकर्रिर था, जमाल अब्दुल नासिर, सद्दाम हुसैन अरबी के बहुत बड़े मुकर्रिर थे, भुट्टो और मुजीबुर रहमान बंगाली और उर्दू के बहुत बड़े मुकर्रिर थे। जितने नाम मैंने बताया इन सब का अंजाम भी बुरा हुआ। हिटलर चूँकि बहुत बड़ा ताकतवर था, उसने पूरी दुनिया को तबाह किया। अकल से पैदल न होता तो बरतानिया पर कब्ज़े से पहले रूस पर हमला न करता, जबकि रूस से उसके कोई इख्तलाफात नहीं थे, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो पागलपन था। अब क्या उसी कैटेगरी में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के सियासी लोगों में सबसे बड़े स्पीकर और मुकर्रिर हैं, और मुकर्रिर कोई अक्लमंद हो ही नहीं सकता। अब तक उन्होंने खुद से जितने फैसले किए हैं सब खुद से किए हैं। पूरी कैबिनेट उसकी जिम्मेदार नहीं कही जा सकती, हालांकि कैबिनेट को जिम्मेदार होना चाहिए। चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे हर जगह घुसेड़ के बीमा, और बीमा के ज़रिए RSS के लोगों ने बीमा कंपनियां खोल के करोड़ों अरबों रुपए लूट लिए किसानों के और लोगों के। ये आप तो कह रहे हैं कि RSS और प्राइम मिनिस्टर मोदी में भी नहीं बनती है। हाँ, जब डिक्टेटरशिप होगी तो जाहिर है कि RSS से भी नहीं बनेगी। नहीं बनी थी गुजरात में। आखिरी जो इलेक्शन हुआ है उसमें RSS ने हराने की कोशिश की, फिर भी 2-4 के बहुमत से वो जीत गया। तो डिक्टेटरशिप जब आएगी तो इख्तलाफ भी आएगा। अब रह गया हिम्मत। राजीव गांधी ने दल बदल कानून जो बनाया था उसने जमहूरियत का तियापांचा कर दिया। बज़ाहिर तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि दल बदल रुक गया। दल बदल पूरी तरह तो रुका नहीं। कोई MP और कोई MLA एक आम आदमी से भी ज़्यादा बदतर हालत में है। आम आदमी तो अपनी ज़बान खोल सकता है, MP MLA अपनी ज़बान भी नहीं खोल सकता। 20 लाख लोग एक MP चुनते हैं और उस पार्टी के लीडर को ये पावर है कि उसकी मेंबरी ख़त्म कर दे।
ऐसा तो हालांकि हो नहीं पाया, इसलिए कि हिम्मत ही नहीं हमारे लोगों में। मैं जानता हूं कि कितने लोग ऊब के उफन रहे हैं अंदर से। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं कि खुल के इजहार करें, इसलिए कि मोदी जी उनकी सदस्यता भी ले सकते हैं। नहीं, वरुण गांधी तो खूब जम के बोल रहे हैं। हाँ, वरुण गांधी बोल रहे हैं। जिस दिन मोदी की नज़र पर चढ़ गए उस दिन किसी ऐसे टॉपिक पर बोल देंगे जिसमें विप जारी हुआ हो, बोल देंगे, मेंबरी ख़त्म हो जाएगी। वरुण गांधी तो पढ़े लिखे, ऐसे टॉपिक पे क्यों बोल रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पे बोल रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पे बोल रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, मैं उसका वेलकम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग बोलें, और मैं चाहता हूँ कि जितनी आईनी तरमीम राजीव गांधी ने की थी, चाहे वो पंचायतों के बारे में हो, उनको ज़्यादा अख्तियार देने के नाम पर, जो वित्तीय लेन देन पंचायत, जिला पंचायत से लेके नगर पंचायत और नगर पालिकाओं से लेके ग्राम सभाओं तक है, वो सारा पैसा डूब रहा है। मैं देहातों में घूमता रहा हूँ, अब तो थोड़ा माजूर हो गया हूँ, लेकिन मुझको 10 साल हो गया लोकसभा में नहीं हूँ, 10-12 साल। लेकिन जैसा गांव मैंने छोड़ा था, हर गांव को करोड़ों रुपए मिल रहा है, और वो पैसा ब्लॉक के अधिकारियों और प्रधानों में बट रहा है। उन सारी आईनी तरमीमात को ख़त्म किए बगैर तो रिश्वत कैसे रुकेगी आज़मी साहब? लोग की तो ये आरोप लगाते हैं ना कि जब तक आप सीडीओ या बीडीओ या इस तरह के अधिकारियों को रिश्वत नहीं देंगे तब तक काम ही नहीं होगा। ये रिश्वत का मामला नहीं है। ये मामला है कि एक गांव को 50 लाख की किस्त आई, तो प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, जो अब ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है, अब कोई सेवक वोक नहीं रह गया, सब अधिकारी हो गए, और ब्लॉक सब मिल के बांट लेते हैं कि कैसे किसी क्या है। और उसके बाद जो खड़ंजे सांसद निधि, विधायक निधि या जिला पंचायत या कहीं से पहले लगे थे, उन्हीं खड़ंजों को कागज़ में 10-10 बार लगा नया बनाए के, कोई बोलने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत के जहाँ जागरूक लोग सदस्य हो गए हैं, उनको भी कुछ लूट मार के हिस्से में से हिस्सा मिल जाता है। यही हाल जिला पंचायत का है। एक जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनने में, जिला पंचायत के सदस्यों को खरीदने में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। वो कोई अपने पास से खर्च करेगा? करोड़ों करोड़ रुपया बह रहा है। भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये किसी जयप्रकाश का अन्ना तो बेईमान साबित हुआ, और लगता है कि मैं खुद उसका एक अहम रुकन रहा हूँ, और अन्ना आंदोलन को इस मुकाम तक पहुँचाने में मेरा योगदान किसी एक आदमी से कम नहीं है। नहीं, वैसे तो आम आदमी पार्टी बनाने में भी आपका योगदान कम नहीं है, लेकिन केजरीवाल पे अब आरोप लग रहा है कि वो आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, जेपी मूवमेंट में भी मैं रहा हूँ, जेपी पर नहीं कोई आरोप लगा सकता। जेपी मूवमेंट सही मानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अन्ना मूवमेंट का एक अभिन्न अंग होने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि अन्ना आंदोलन प्रायोजित था, और इसीलिए भ्रष्टाचार की गंगोत्री मैली हो चुकी है, लेकिन अन्ना खामोश बैठा है। आपको ये समझने में कैसे दिक्कत है आदमी साहब की ये प्रायोजित आंदोलन, क्योंकि आप तो दूरदर्शी नेता माने जाते हैं? देखिए, मैं भ्रष्टाचार का हमेशा विरोधी रहा हूँ। भारत में 3 अभियान चले, शायद मैं अकेला आदमी हूँ जो तीनों में शामिल रहा हूँ, और अगले मोर्चों पर रहा हूँ, जेपी आंदोलन में, बीपी सिंह के आंदोलन में, और अन्ना आंदोलन में। लेकिन अन्ना आंदोलन के बारे में जिस तरह मीडिया का सपोर्ट मिल रहा था, कि अब मैं समझ रहा हूँ कि ये कोई अनदेखी ताकत थी जिसने अन्ना आंदोलन चलवाया था, और अनदेखी ताकतें इस वक्त दुनिया चला रही हैं। अनदेखी ताकतों से आपकी क्या मुराद है आदमी साहब? अनदेखी ताकतें तल अवीव और वाशिंगटन में बैठी हैं।
मेरा आखिरी सवाल आदमी साहब ये है कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन के कारण ही जो है सेकुलर दल कमज़ोर हुई और आज बीजेपी इस तरह से पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुई। जेपी आंदोलन पर भारतवासी जितना फख्र करें कम है। जेपी आंदोलन प्योर, यहाँ तक कि गफूर की सरकार थी बिहार में और बिहार से शुरुआत हुई। जेपी ने बाकायदा ऐलान किया था कि गफूर ईमानदार है, सिस्टम बेईमान है, सिस्टम के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, गफूर के खिलाफ नहीं। ये कौन सी बात हुई कि आप गुड़ खा रहे हैं और कह रहे हैं गुलगुले से हमको परहेज है? नहीं, इसलिए ये कहावत जेपी आंदोलन पर सादिक नहीं आती, ये संदर्भ से हट के है। जेपी की ईमानदारी का कमाल ये था कि कोई तहरीक चलती है, जैसे यूपी में कोई तहरीक चले सरकार के खिलाफ, तो वो मानी जाएगी कि योगी के खिलाफ चल रही है। लेकिन जेपी ने बार बार कहा कि गफूर जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद ईमानदार हैं। और मैं देखता हूँ 14वीं लोकसभा के ज़माने में और 15वीं लोकसभा के ज़माने में सारा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह ईमानदार थे। लेकिन ऐसी ईमानदारी किस काम से? तो फिर सवाल तो वही पैदा होता है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने का हुनर कोई प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से सीखे। वो गलत कहा था उन्होंने। मनमोहन सिंह कहीं से बेचारे ग्राम सभा का चुनाव नहीं जीत सकते थे। एक ऐसे आदमी को जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने लूटा देश को। उनके लिए यही क्या कम था कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं? नहीं, लेकिन अब तो जो आरोप लग रहे थे उस वक्त कांग्रेस की सरकारों पे, वो एक एक करके धराशायी साबित हो रहे हैं। उस वक्त के सीएजी का बयान आया कि साहब, देखिए, सीएजी का बयान या अदालत का फैसला, मैं अदालत के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अदालतों ने जो फैसले किए वो फाइल पर करते हैं, फाइल में वो साबित नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो भ्रष्टाचार हुआ नहीं। इसका मतलब नहीं, अगर 2G नहीं साबित हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि 2G का घोटाला नहीं हुआ। अगर कोयला घोटाला साबित नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि कोयला घोटाला नहीं हुआ। जहाँ तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, यूपी में भ्रष्टाचार का रेट भाजपा सरकार आने के बाद कई गुना बढ़ गया है। लूट इस तरह हो रही है कि कोई परियोजना ज़मीन पर उतरती ही नहीं, बंट जाता है पैसा और कागज़ में वो परियोजना पूरी हो रही है। लेकिन मुझको कम से कम ऐसी कोई नहीं मिली कि योगी का भी उसमें हिस्सा हो। शुक्रिया। योगी बजाते खुद बेईमान नहीं है। योगी से ज़्यादा मेहनती कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। कोरोना काल में वो भागा भागा फिरता रहा। अब रह गया कि अब पार्टी का आदेश था कि 1 लाख अगर मरे हों तो 500 दिखाया हो, लेकिन उसकी मेहनत में कोई शुबह नहीं है। और अब मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझको अब तक नहीं पता लगा कि किसी बड़े घोटाले में योगी का हिस्सा रहा हो सकता है कि हो, लेकिन मुझको पता ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अब एक माजूर आदमी हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन और मंत्रियों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। और विधायकों के सारे पावर छीन लिए तो सारे विधायक बालू बेच रहे हैं, सारे विधायक थाने बेच रहे हैं। ज़्यादातर विधायकों ने बालू के ज़रिए लूट लिया आवाम को। तो भ्रष्टाचार एक अलग चीज़ है, गफूर या योगी या मोदी अलग चीज़ है। शुक्रिया।